अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस का जो चैप्टर नंबर 11 हमने डिस्कस किया उसकी एक्सरसाइज के प्रोग्राम्स करेंगे। प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस जो चैप्टर हमने पढ़े उनकी एक्सरसाइज के प्रोग्राम्स भी आपको प्रैक्टिकली दिखाए थे। पहले मैंने आपको समझाए भी और उन कॉन्सेप्ट को ज़्यादा क्लियर करने के लिए आपको मैंने प्रैक्टिकल भी प्रैक्टिस दिखा दी और मैंने आपको कहा था कि आप खुद भी इसको ट्राई करें। तो आज चैप्टर नंबर 11 जो कि आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 8 से हम शुरू करते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हमारे पास मौजूद हैं और इनको आपने ध्यान से समझना है और फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखें, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 है राइट एन इंटरेक्टिव प्रोग्राम दैट कंटेन्स एन इफ स्टेटमेंट। मैं ना आपको स्टेटमेंट पढ़ने के बाद उसके बारे में समझाता भी हूँ ताकि पहले आपको क्लियर हो जाए कि स्टेटमेंट है क्या, क्योंकि प्रोग्राम तब हम करते हैं, तब हम कर पाते हैं जब स्टेटमेंट समझना हमारे लिए क्लियर हो जाता है। तो स्टेटमेंट की समझ आएगी तो प्रोग्राम की समझ आएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, राइट एन इंटरेक्टिव प्रोग्राम। इंटरेक्टिव प्रोग्राम से मुराद है कि ऐसा प्रोग्राम जिसमें हमारा यूज़र के साथ इंटरेक्शन हो, यूज़र के साथ राब्ता हो। तो जब यूज़र से राब्ता होगा तो इसका मतलब ये कि प्रोग्राम में हमने यूज़र से इनपुट लेनी है और जब यूज़र से इनपुट लेनी है तो उसके लिए इनपुट फंक्शन इस्तेमाल होगा लाइक स्कैन एफ। ठीक है, तो दैट कंटेन्स एन इफ स्टेटमेंट। वो कह रहे हैं प्रोग्राम बनाए इंटरेक्टिव प्रोग्राम जिसमें इफ स्टेटमेंट होनी चाहिए दैट में बी यूज टू कंप्यूट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, जो कि स्क्वायर का एरिया फाइंड करे। ठीक है, आगे उसने फॉर्मूला भी लिख दिया कि एरिया का जो स्क्वायर का जो एरिया है वो कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि साइड एक उसकी साइड लेके उसका स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, और ट्राइंगल या फिर ट्राइंगल का एरिया फाइंड करें जिसका हमारे पास फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आफ्टर प्रॉम्प्टिंग द यूज़र टू टाइप द फर्स्ट करेक्टर ऑफ द फिगर नेम, यानी यूज़र से हमने प्रॉम्प्ट करना है, यूज़र से हमने पूछना है कि उसे स्क्वायर का एरिया चाहिए या ट्राइंगल का एरिया चाहिए। अगर उसको स्क्वायर का एरिया चाहिए तो वो टाइप करेगा S, और अगर उसको ट्राइंगल का एरिया चाहिए तो वो टाइप करेगा T। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में हमने पहले यूज़र से पूछना है कि वो किसका एरिया फाइंड करना चाहता है और उसके बाद हमने जो भी जिसका उसे एरिया चाहिए उसका हम एरिया फाइंड करके उसको बता देंगे और उससे फिर वैल्यू मांगेंगे। जैसे यहाँ पे साइड की वैल्यू है, अगर उसने कहा कि मुझे स्क्वायर का एरिया चाहिए, यानी अगर उसने S एंटर किया तो हम कहेंगे साइड हमें दो ताकि हम उसका स्क्वायर निकाल के आपको एरिया बताएं। और अगर उसने कहा कि ट्राइंगल का एरिया चाहिए तो फिर साइड उससे नहीं गेट करनी, फिर उससे हमने बेस और हाइट गेट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले तो यहाँ पे हेडर फाइल्स लगेंगी, इंक्लूड stdio.h और इसी तरह से इंक्लूड conio.h। अब ये दो हेडर फाइल्स लगा ली, ये इतना कॉन्सेप्ट आपको पता है। उसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट किया। मेन फंक्शन स्टार्ट करने के बाद हमने उसकी बॉडी बनाई और फिर यहाँ पे सबसे पहले तो हमें एक वेरिएबल चाहिए साइड के लिए जिसमें हमने उसे साइड गेट करनी है S। एक वेरिएबल चाहिए हमें हाइट के लिए, अगर ट्राइंगल के एरिया वो कहता है तो हमें उसकी हाइट गेट करनी है H के अंदर, तो एक वेरिएबल हमें चाहिए H। उसके बाद एक वेरिएबल हमें बेस के लिए चाहिए क्योंकि ट्राइंगल के एरिया फाइंड करने के लिए बेस की भी ज़रूरत है हमें, और एक वेरिएबल हमें चाहिए एरिया के लिए जिसमें हमने एरिया कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमने A कर लिया। अच्छा स्टूडेंट्स, पॉसिबिलिटी है कि यूज़र जो है वो पॉइंट में वैल्यू दे, और चूँकि ट्राइंगल का हमने फॉर्मूला देखा है ट्राइंगल के एरिया फाइंड करने का, तो उसमें आंसर पॉइंट में आने के चांस है क्योंकि वहाँ पे 1/2 लगा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इन सब को हम क्या करते हैं, फ्लोट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपने कॉमन सेंस यूज़ करनी है कि हो सकता है कि इनके अंदर वैल्यू जो है वो पॉइंट में आ जाए, फ्लोटिंग वैल्यू आ जाए। अच्छा, एक और चीज़ है, अब हमने यूज़र से वैल्यू भी तो गेट करनी है ना, S या T। पहले हम उसे पूछेंगे कि वो स्क्वायर का एरिया फाइंड करना चाहता है या ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना चाहता है, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल लेंगे करेक्टर टाइप का, क्योंकि S और T जो है वो ना तो इंटीजर हैं और ना ही फ्लोट हैं, वो करेक्टर्स हैं। तो करेक्टर डिक्लेयर करते हैं हम, एक CH नाम के करेक्टर डिक्लेयर कर लेते हैं। ये हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लिया। अब हम सबसे पहले यूज़र को कहते हैं प्रिंट एफ में, देखिए मैं क्या मैसेज यहाँ पे शो कर रहा हूँ, मैं उसे मैसेज शो करता हूँ एंटर योर चॉइस, यानी कि अपनी चॉइस एंटर करो। किसके लिए, अब आगे मैं लिखता हूँ एंटर योर चॉइस फॉर टू फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर। अब
अब ये चूँकि लाइन लेंथी हो गई है इसलिए मैं दूसरी प्रिंट एफ लगा रहा हूँ, लेकिन ये एक ही लाइन में प्रिंट होगा क्योंकि मैंने बैकस्लैश n यूज़ नहीं किया यहाँ पे। एट द एंड मैंने यहाँ पे बैकस्लैश n यूज़ नहीं किया तो नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा, प्रिंट ये एक ही लाइन में होंगे। बस ये है कि यहाँ पे लेंथ बढ़ रही थी तो इसलिए मैंने इसको 2 लाइनों में कर दिया। एंटर योर चॉइस टू फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर, प्रेस S एंड फॉर ट्राइंगल प्रेस T। ठीक हो गया। हमने कहा कि अगर तुमने स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए S का बटन प्रेस करो, अगर ट्राइंगल का करना है तो उसके लिए T का बटन प्रेस करो। उसके बाद हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाते हैं। इफ़ अगर यूज़र ने एंटर किया, सबसे पहले तो मुझसे गेट भी तो करना है हमने उससे। करेक्टर गेट करने के लिए हम क्या करते हैं, CH वो वेरिएबल जिसमें वैल्यू गेट करनी है इक्वल्स टू, और करेक्टर के लिए जो हम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं वो है गेट CH या गेट CHE। तो मैं यहाँ पे गेट CHE लगा देता हूँ। इसकी भी डिमॉन्स्ट्रेशन प्रैक्टिकली मैं आपको दे चुका हूँ कि कैसे वर्क करता है गेट CH या गेट CHE। अब जब उसे करेक्टर गेट कर लेंगे CH में तो फिर कंडीशन लगाएंगे इफ़ अगर CH की वैल्यू इक्वल है, चूँकि कंपेयर कर रहे हैं तो डबल इक्वल लगाएंगे। किसके इक्वल है, CH की वैल्यू इक्वल है S के। अच्छा यहाँ पे मैंने सिंगल कोटेशन मार्क लगाया है और आपको पता होना चाहिए कि सिंगल कोटेशन मार्क क्यों लगाते हैं, ताकि करेक्टर जब भी हम लिखते हैं तो उसको सिंगल कोट्स में लिखा जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये लगाया। इसके अलावा हो सकता है, देखें एक कंडीशन ये भी है कि यहाँ पे मैंने स्मॉल s लगाया और आपको पता है कि C जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, तो स्मॉल s लगाया, हो सकता है कि यूज़र कैपिटल S एंटर कर दे। तो अगर कैपिटल S एंटर करता है, उसका कैप्स लॉक ऑन है, तो फिर ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी। तो फिर मैं यहाँ पे और लगा देता हूँ और मैं कहता हूँ कि और CH इज इक्वल्स टू कैपिटल S। यानी मैंने कहा कि अगर स्मॉल s है या फिर कैपिटल S है, और का जो ऑपरेटर है, ये जो मैंने यहाँ और का ऑपरेटर लगाया है, ये क्या काम करता है कि इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो ट्रू कह देता है उसको। ठीक है, तो स्मॉल s हो या कैपिटल S हो, इसका मतलब है कि वो एरिया फाइंड करना चाहता है किसका, स्क्वायर का। तो अब हम क्या करेंगे, इफ़ की बॉडी बनाई मैंने, ये मैंने इफ़ की बॉडी बनाई और उसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट एफ में, अब चूंकि वो कह रहा है अगर उसने ये S प्रेस किया, इसका मतलब है कि वो स्क्वायर का एरिया फाइंड करना चाह रहा है। और स्क्वायर के एरिया के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो प्रिंट एफ में उसे साइड गेट करेंगे और उसको मैसेज शो करेंगे एंटर साइड ऑफ स्क्वायर, एंटर साइड ऑफ स्क्वायर। इस लाइन के शुरू में बैकस्लैश n लगाते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में ये प्रिंट हो बैकस्लैश n। ठीक है, एंटर साइड ऑफ स्क्वायर। उसके बाद स्कैन एफ में उसे साइड गेट करते हैं, स्कैन एफ, और चूंकि हमने साइड गेट करनी है S में और S जो है फ्लोटिंग टाइप है तो यहाँ पे लगाएंगे %f और कोमा के बाद यहाँ पे लगा देंगे %s साइड के लिए। ठीक है, और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे एरिया। A इज इक्वल्स टू, एरिया में हमने साइड का स्क्वायर निकालना है तो S मल्टीप्लाई बाय S, यानी कि S को S के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी उसने साइड दी है तो उसका एरिया निकल आएगा। और प्रिंट एफ में मैसेज प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ में एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू %f, और किसकी वैल्यू यहाँ प्रिंट करनी है, डेफिनेटली A की, क्योंकि A में हमने एरिया कैलकुलेट कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे हमने A में एरिया कैलकुलेट किया है। तो उसके बाद ये इफ़ की बॉडी क्लोज हो गई। लेकिन अगर एल्स इफ अगर वो कहता है कि T, यानी वो कहता है ट्राइंगल के एरिया फाइंड करना है, तो अगर CH की वैल्यू इक्वल है T के या फिर स्मॉल t के, और CH इज इक्वल्स टू स्मॉल t और कैपिटल T, यानी अगर कैपिटल T है या स्मॉल t है तो फिर हमने क्या करना है, फिर एक और बॉडी बनाते हैं एल्स इफ की, और उसको यहाँ पे उससे गेट करते हैं बेस और हाइट। देखें, अगर उसने ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, उसने T एंटर किया है तो फिर वो उसे हमने बेस और हाइट गेट करनी है, उससे फिर हमने ये साइड गेट नहीं करनी। ठीक है ना, तो प्रिंट एफ में मैसेज शो कर देंगे एंटर बेस एंड हाइट। बेस और हाइट एंटर को, इसके भी शुरू में बैकस्लैश n लगा देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो ये लाइन भी। उसके बाद स्कैन एफ में उससे वैल्यू गेट कर लेते हैं,
स्कैनएफ में वैल्यू किस वेरिएबल में गेट करेंगे वो आपको पता होना चाहिए कि हमने ऊपर दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रखे हैं। देखें बी और एच, ये बी और एच ये दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हुए हैं और यहाँ पे हम उससे बी और एच में वैल्यू गेट करते हैं, परसेंटेज एफ और परसेंटेज एफ ये लगा के। उसके बाद कोमा के बाद एम्परसेंड बी, पहले हमने उसे बेस गेट करनी है, कोमा एम्परसेंड एच। ठीक है, अब हमने कैलकुलेट करना है एरिया, और एरिया किसके इक्वल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ से मुराद 0.5 भी लिख दें तो कोई मसला नहीं है। तो मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट और उसके बाद ही लाइन एंड की, और ये चूँकि एरिया निकल आएगा। और मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। जब एरिया कैलकुलेट हो जाएगा तो फिर प्रिंट एफ में मैसेज शो कर देंगे कि भाई एरिया जो कैलकुलेट हुआ है वो ये है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू परसेंटेज एफ कोमा ए की वैल्यू हमने प्रिंट करनी है। ठीक है, और अगर उसने एस एंटर नहीं किया, ना स्मॉल एस ना कैपिटल एस, ये कंडीशन फॉल्स, एल्स इफ में आया स्मॉल टी भी एंटर नहीं किया, कैपिटल टी भी एंटर नहीं किया, तो फिर ऑब्वियसली उसने कोई और करैक्टर एंटर किया, तो उसके लिए उसको एल्स में आके मैसेज शो कर देते हैं। एल्स, ये इस बॉडी से बाहर आएगा, एल्स में मैसेज शो कर देते हैं प्रिंट एफ रॉन्ग चॉइस। ठीक है, तो एल्स में चूंकि ये जो एल्स है इसकी बॉडी में चूंकि कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है, तो अगर हम पैरेंथेसिस नहीं भी लगाते तो कोई मसला नहीं, बहरहाल मैं लगा देता हूँ आपकी आसानी के लिए। ठीक है, ये वाली जो ब्रैकेट है ये वॉइड मेन की बॉडी को क्लोज कर रही है, और ये जो है ये असल में इतनी एल्स की बॉडी है, इतनी हमारे पास एल्स इफ की बॉडी है यहाँ तक, और ये हमारे पास इफ़ की बॉडी है। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं, और रन करने के लिए आपको पता है मैंने बताया हुआ कि लास्ट पे हम गेट सी एच लगाते हैं ताकि वो रुक जाए, तो गेट सी एच लगाते हैं ताकि स्क्रीन फ्लिक ना करे। अब कंट्रोल F9 प्रेस करता हूँ, और कंट्रोल F9 प्रेस करने पे देखें 0 एरर, और देखें क्या मैसेज हो रहा है, एंटर योर चॉइस टू फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर प्रेस एस एंड फॉर ट्राइंगल प्रेस टी। तो मैं बिलफर्स्ट टी प्रेस करता हूँ, टी, तो देखें उसने क्या कहा, एंटर बेस एंड हाइट। उसने अब मुझसे साइड नहीं मांगी, क्यों, क्योंकि वो एल्स इफ वाले पार्ट में आया, टी वाले केस को ट्रू करके यहाँ पे आया, और वो बेस और हाइट मांग रहा है। मैं कहता हूँ बेस है 4, एंटर किया, अब वो हाइट मांग रहा है, हाइट में कहता हूँ 6। तो ये देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 12.00 समथिंग आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ कंट्रोल F9 से, तो अब देखें वो पहली आउटपुट वैसे ही नज़र आ रही है क्योंकि क्लियर स्क्रीन नहीं लगाया। अब मैं एस प्रेस करता हूँ, देखें एस, तो वो कह रहा है एंटर साइड ऑफ स्क्वायर, तो साइड मैंने दी 34, तो देखें एरिया ऑफ स्क्वायर भी निकल आया। ठीक है, तो इसको क्लियर स्क्रीन लगा देते हैं, और क्लियर स्क्रीन का फंक्शन आपको पता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, CLR SCR, इस तरीके से हम क्लियर स्क्रीन यूज़ करते हैं। और फिर इसको जब रन करेंगे तो क्या एरर है, फंक्शन क्लियर स्क्रीन शुड हैव अ प्रोटोटाइप, क्लियर स्क्रीन की स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी। तो एंटर योर चॉइस, देखें पुरानी आउटपुट स्क्रीन से रिमूव हो गई, और मैं यहाँ पे अब W प्रेस करता हूँ, W, तो W के प्रेस करने पे देखें क्या मैसेज हुआ, रॉन्ग चॉइस, क्योंकि वो ना एस वाली कंडीशन ट्रू हुई, इफ़ भी फॉल्स हो गया, एल्स इफ भी फॉल्स हो गया, तो एल्स में आ गया और मैसेज शो कर दिया रॉन्ग चॉइस। ठीक है, तो ये कोड था सारा इसका, आप इसको नोट कर लें। ठीक है, ये शुरू से लेके लास्ट तक, यहाँ तक ये इसको नोट कर लें, सारा जो प्रोग्राम मैंने लिखा है। अब मैं आपको दूसरा प्रोग्राम दिखाता हूँ, अगला क्वेश्चन नंबर 9, अ ईयर इज़ अ लीप ईयर if it is divisible for, except that any year divisible by 100 is a leap year only if it is divisible by 400। अच्छा, ये लाइन समझे ज़रा। वो कह रहा है कि लीप ईयर वो होता है कि जो 4 से डिवाइड हो लेकिन 100 से डिवाइड ना हो। जैसे कि हमारे पास 2016 है, 2016 को अगर आप 4 से डिवाइड करें तो वो मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसको 100 से करेंगे तो वो नहीं होगा। इसका मतलब है वो लीप ईयर है। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा ईयर है जो 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 100 से भी डिवाइड हो रहा है, फिर वो लीप ईयर नहीं है। यहाँ इसकी दूसरी कंडीशन उसने यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखें 400 वाली बात जो उसने लिखी है, वो क्या है, वो कह रहा है कि अगर कोई ऐसा ईयर है जिसको हम 400 पे डिवाइड करें तो वो मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो जाए, तो फिर वो भी लीप ईयर होगा। यानी दो केसेस हैं, दो कंडीशंस हैं, अगर वो 4 से डिवाइड होता है लेकिन 100 से ना हो, या फिर वो मुकम्मल तौर पे 400 से डिवाइड हो जाए, तो उसे हम लीप ईयर कहेंगे। ठीक है, तो अब हमने यूज़र को बताना है उसे ईयर लेके कि लीप ईयर है या नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्ट।
इसको रिमूव करते हैं या न्यू विंडो ओपन करते हैं या एंटर करते हैं हैश इंक्लूड stdio.h एंड हैश इंक्लूड onio.h। वर्ड मेन सेम उसी तरह से। और अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एक तो हमने y डिक्लेयर करना है, एक वेरिएबल जिसमें हमने यूज़र से ईयर गेट करना है बस। उसके बाद हमने बस कैलकुलेट करके उसे बताना है कि ये लीप ईयर है या नहीं है। तो प्रिंट एफ में हम उसे गेट करते हैं एंटर ईयर, और स्कैन एफ में प्रिंट एफ में मैसेज शो किया एंटर ईयर, और स्कैन एफ में हमने उसे गेट कर लिया परसेंटेज डी %y। उसके बाद कंडीशन लगेगी। देखें कंडीशन समझनी है आपने ध्यान से। इफ़ अगर नंबर 4 से डिवाइड होगा तो हमें कैसे पता लगेगा, यानी y का अगर हम मोड लें, y मोड 4, और वो किसके इक्वल आ जाए, y को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो वो 0 के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे हम लगाएंगे एंड, यानी 4 से अगर डिवाइड हो जाए लेकिन 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो y मोड 100 नॉट इक्वल्स टू 0। अगर हम y का मोड लें 100 से तो 0 के इक्वल ना आए, और दूसरी बात यह है कि वो 4 से डिवाइड हो जाए तो तब वो लीप ईयर होगा। तो फिर मैसेज में लिख देंगे प्रिंट एफ लीप ईयर। और दूसरा केस ये है कि अगर एल्स इफ लगाते हैं यहाँ पे, एल्स इफ y मोड 400 इक्वल्स टू 0, यानी कि y को अगर हम 400 से डिवाइड करें तब भी वो 0 के इक्वल आ जाए, तो फिर मैसेज शो कर दे कि लीप ईयर। लेकिन अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो फिर एल्स में मैसेज प्रिंट कर दे कि नॉट अ लीप ईयर, प्रिंट एफ नॉट अ लीप। देखें सबसे पहले एक केस ये है, इसको समझना ज़रूरी है कि अगर जो लीप ईयर है, मतलब कोई भी उसने ईयर एंटर किया, वो अगर 4 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 100 से नहीं हो रहा, तब वो लीप ईयर होगा। एंड इसलिए लगाया क्योंकि दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ फिर अगर वो 400 से भी डिवाइड हो रहा है तो तब भी वो लीप ईयर कहलाएगा। तो इसको रन करते हैं कंट्रोल F9 से, बल्कि गेट सी एच पहले लगा लेते हैं ताकि आउटपुट फ्लिक ना करे, गेट सी एच। अब इसको रन करते हैं, देखें वो कह रहा है एंटर ईयर, तो मैंने यहाँ लिखा 2010, तो 2010 जो है नॉट लीप ईयर। और इसको दोबारा रन करते हैं 2016 में लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 100 से नहीं होगा। सो नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, और इम्पोर्टेंट है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो कह रहा है प्रोग्राम दैट इनपुट्स टेम्परेचर एंड डिस्प्लेज अ मैसेज अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग डाटा। वो कह रहा है कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें यूज़र से आपने टेम्परेचर गेट करना है और उसको एक मैसेज शो करना है अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग डाटा। और डाटा में क्या लिखा हुआ है चेक करें, ग्रेटर दैन 35। अगर टेम्परेचर ग्रेटर दैन 35 है तो आपने मैसेज शो करना है हॉट डे, और अगर टेम्परेचर 25 से 35 के दरमियान है इंक्लूसिव का मतलब है 25 भी शामिल है और 35 भी शामिल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 25 से ग्रेटर और 35 से लेस, बल्कि ग्रेटर इक्वल्स टू 25 बट लेस देन इक्वल्स टू 35, तो फिर प्लेजेंट डे। और अगर लेस देन 25 है टेम्परेचर तो फिर कूल डे, यानी टेम्परेचर उसे गेट करके उसे बताना है कि टेम्परेचर के मुताबिक जो मौसम है वो किस तरह का है, हॉट है, प्लेजेंट है या कूल डे है। तो इसे स्टार्ट करते हैं, इसी प्रोग्राम में चेंजिंग करते हैं। यहाँ टेम्परेचर लिखते हैं, एंटर टेम्परेचर, और टी में टेम्परेचर गेट करते हैं, और यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ टी लेस देन 25 तो फिर क्या है, कूल डे। अगर टी ग्रेटर देन है 35, इफ टी ग्रेटर देन 35 तो फिर हॉट डे। एल्स इफ, वरना अगर टी लेस देन इक्वल्स टू 35 एंड टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25। ये इक्वल इसलिए लगाया क्योंकि वहाँ इंक्लूसिव लिखा हुआ था।
ठीक है, तो फिर हमने मैसेज शो करना है प्लेजेंट डे, प्लेजेंट डे। ठीक है, और फिर प्रोग्राम एंड हो गया। सो इसको रन करते हैं कंट्रोल F9 से। देखिए वो कह रहा है एंटर टेम्परेचर, तो मैंने टेम्परेचर एंटर किया 35। अब 35 के अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए, प्लेजेंट डे होना चाहिए, क्योंकि हमने लिखा हुआ है कि अगर टेम्परेचर 25 से ग्रेटर 25 के इक्वल या ग्रेटर है या फिर 35 के लेस या इक्वल है तो फिर मैसेज शो कर दो कि प्लेजेंट डे। ठीक है, तो देखें प्लेजेंट डे का मैसेज शो हो गया। इसी तरह से अगर मैं टेम्परेचर यहाँ पे लिखता हूँ 20 तो फिर कूल डे का मैसेज शो होगा। ठीक है, ये ईयर यहाँ पे लिखा आ रहा है, सॉरी ईयर रेज नहीं किया। सो एंटर टेम्परेचर 21 कूल डे और एंटर टेम्परेचर 37 हॉट डे। ठीक है, और अगर हम टेम्परेचर एंटर करते हैं इन बिटवीन 25 एंड 35 यानी 30 तो फिर प्लेजेंट डे। ठीक है, तो इस तरह से प्रोग्राम चलेगा। सो नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोग्राम है क्वेश्चन नंबर 11 का, वो भी इसी तरह से है। आपने यहाँ पे लिखना है मोर देन। देखें वो क्या कह रहा है, प्रोग्राम दैट इनपुट ऑब्टेन्ड मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, स्टूडेंट के ऑब्टेन मार्क्स उससे गेट करने हैं। कैलकुलेट्स परसेंटेज, अज्यूम टोटल मार्क्स आर 1100। आपने उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है और अज्यूम करना है कि उसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 1100 हैं। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए हमें टोटल मार्क्स का पता होना चाहिए। तो टोटल मार्क्स 1100 आपने कंसिडर कर लेने हैं, ऑब्टेन मार्क्स आपने उससे ले लेने हैं, परसेंटेज निकालनी है, उसके बाद उसका ग्रेड एंटर करना है। ग्रेड उसको कैसे पता लगेगा, हमने इसके मुताबिक प्रोग्राम बनाना है। अगर उसकी परसेंटेज 80 के इक्वल या ग्रेटर है तो A प्लस ग्रेड है। अगर 70 इंक्लूसिव का क्या मतलब है, 70 से 80 तक, 70 शामिल है लेकिन 80 शामिल नहीं, क्योंकि 80 यहाँ पे शामिल हो चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन लगेगी कि इफ़ ग्रेड इफ़ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 70 एंड लेस देन 80 आएगा, क्योंकि 80 यहाँ पे इंक्लूसिव नहीं है। इसी तरह से ये सारी और साथ उसके मुताबिक ग्रेड हमने प्रिंट करना है। तो चलिए इसको राइट करते हैं प्रोग्राम को। सबसे पहले तो हमने उससे ऑब्टेन मार्क्स गेट करने हैं, तो एक वेरिएबल ओ ले लेते हैं जिसमें ऑब्टेन मार्क्स गेट करेंगे। टोटल मार्क्स 1100 कंसिडर किए हुए हैं। परसेंटेज के लिए एक हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं फ्लोट वाला, क्योंकि परसेंटेज पॉइंट में आ सकती है, तो फ्लोट p। ठीक है, उसके बाद एंटर मार्क्स ऑब्टेन्ड, और ये हमने किस में गेट करने हैं, ओ में, और उसके बाद हमने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, p इज इक्वल्स टू, सो ऑब्टेन मार्क्स हमारे पास ओ में है तो ओ को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, और इसको हम फिर डिवाइड कर देंगे टोटल मार्क्स से। तो टोटल मार्क्स हमारे पास 1100 है। ठीक है, तो ये परसेंटेज कैलकुलेट हो गई किसमें, p में। अब यहाँ कंडीशन लगेगी इफ़ अगर p जो है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल है 80 के, तो फिर उसको को क्या ग्रेड शो होना चाहिए, फिर उसको ग्रेड शो होना चाहिए A प्लस। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है और इसकी जो परसेंटेज है वो किसके इक्वल है, परसेंटेज 70 से 80 के दरमियान है, यानी p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 एंड p लेस देन 80। 80 से कम हो लेकिन 70 के इक्वल या उससे ग्रेटर हो तो फिर क्या उसका ग्रेड होगा, फिर उसका ग्रेड होगा A। ठीक है, लेकिन अगर परसेंटेज 60 से 70 के दरमियान है, यानी p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 एंड p लेस देन 70, तो फिर मैसेज शो else if p greater than equals to 50 and p less than 60, तो फिर क्या ग्रेड होगा इसका, प्रिंट एफ में हम कह देंगे कि भाई ग्रेड है तुम्हारा C। ठीक है, फिर उसके बाद else if, इसी तरह else if लगाते रहेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इफ़ else if p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 एंड p लेस देन 50 से लेस है, तो फिर प्रिंट एफ में मैसेज शो कर देंगे प्रिंट एफ ग्रेड इज D, फिर ग्रेड D होगा। ठीक है, और अगर
एल्स इफ उसने हमें कहा है कि अगर इसकी परसेंटेज p ग्रेटर देन या इक्वल है 33 के एंड p लेस देन 40 है तो फिर क्या मैसेज शो कर दो, प्रिंट एफ इसका ग्रेड है E। लेकिन अगर एल्स इफ p लेस देन है 33 से तो फिर वो फेल है, यानी ग्रेड उसका F होगा। प्रिंट F, ठीक है। तो इस तरह से हमने उसका ग्रेड उसे बताना अकॉर्डिंग टू हिज परसेंटेज। तो इसको रन करते हैं कंट्रोल F9 से, एंटर मार्क्स ऑब्टेन्ड, इसको वैल्यू देते हैं। फॉर एग्जांपल मार्क्स ऑब्टेन्ड है 200, तो ये देखें F ग्रेड आ गई यानी फेल, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना प्रोग्राम ये वाला कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 2 नंबर्स एंड आस्क फॉर द चॉइस ऑफ द यूजर। आपने 2 नंबर यूज़र से लेने हैं और फिर उसकी चॉइस आपने पूछनी है उससे। अगर वो 1 प्रेस करता है तो फिर सम नंबर का दिखाना है, वो जो 2 नंबर्स हैं उनका सम दिखाना है, ठीक है। इफ़ यूज़र एंटर्स 2 देन डिस्प्ले रिजल्ट ऑफ द सब्ट्रैक्शन ऑफ द नंबर्स। अगर यूज़र 2 कहता है तो सब्ट्रैक्शन कर देनी उन नंबर्स की। अगर यूज़र 3 कहता है तो आपने मल्टीप्लिकेशन दिखा देनी है करके, और अगर वो 4 कहता है तो डिवीजन कर देनी है। लेकिन जो ग्रेटर नंबर है, डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर, हमेशा ऐसे होना चाहिए कि लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर से डिवाइड हो। पॉइंट मतलब छोटा नंबर ऊपर नहीं होना चाहिए, छोटा नंबर जो है उससे आपने हमेशा डिवाइड करना है। अदरवाइज डिस्प्ले द मैसेज रॉन्ग चॉइस। और अगर 1 2 3 4 के अलावा वो कुछ प्रेस कर देता है तो फिर रॉन्ग चॉइस का मैसेज आपने प्रिंट करना है। और लास्ट वाली बात इंपॉर्टेंट है, यूज अ स्विच स्टेटमेंट टू इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन। इस प्रोग्राम के लिए हमें स्विच स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसने कह दिया है स्विच स्टेटमेंट से करें तो स्विच स्टेटमेंट से करना पड़ेगा, ठीक है। इसको करते हैं प्रोग्राम को, हैश इंक्लूड, उसी तरह से हेडर फाइल लगाते हैं stdio.h, हैश इंक्लूड io.h, ठीक है। void main। अच्छा, अब हमने यूजर से 2 नंबर गेट करने हैं और उसकी चॉइस गेट करनी है। तो 2 नंबर्स जो गेट करने हैं वो हम ले लेते हैं A और B, A कोमा B, और जिसमें हमने उससे चॉइस गेट करनी है वो हम ले लेते हैं C, ठीक है। और सबसे पहले तो उससे 2 नंबर गेट करते हैं। प्रिंट एफ में एंटर 2 नंबर्स, ठीक है। और फिर स्कैन एफ में हम उससे गेट कर लेते हैं नंबर परसेंटेज डी कोमा %a कोमा %b। अब जब 2 नंबर गेट कर लिए उससे तो फिर अब हमने स्विच स्टेटमेंट लगानी है। और स्विच स्टेटमेंट लगाने से पहले हमने उससे चॉइस पूछनी है कि अगर वो एडिशन करवाना चाहता है तो 1 प्रेस करे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए 2, मल्टीप्लिकेशन के लिए 3 और डिवीजन के लिए 4। तो उसे मैसेज शो करते हैं प्रिंट एफ में, प्रिंट एफ उसे कहते हैं 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 4 फॉर डिवीजन, ठीक है। उसके बाद उसे नंबर गेट करते हैं, स्कैन एफ %d कोमा %c में उससे नंबर गेट कर लिया। अब स्विच स्टेटमेंट लगाते हैं, स्विच, और इसमें हमने वैल्यू किसकी देखनी है, C की वैल्यू देखनी है। और स्विच स्टेटमेंट की बॉडी बनाई, और ये स्विच स्टेटमेंट वाले लेक्चर में मैंने डिटेल इसकी बताई थी कि स्विच स्टेटमेंट कैसे वर्क करती है, ठीक है। तो केस लगाएंगे, केस 1, अगर केस 1 है मतलब अगर यूज़र ने 1 एंटर किया है तो फिर क्या मैसेज शो कर दो, प्रिंट एफ, फिर प्रिंट कर दो सम इज इक्वल्स टू a प्लस b। प्रिंट एफ के अंदर ही हम सम करके भी दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ %d लगाना होगा, %d, ठीक है। इसको गौर से देख लें। उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट लगा के इसको एंड करते हैं, जो स्विच स्टेटमेंट का रूल है। और उसके बाद
केस 2, अगर वो 2 एंटर करता है तो फिर क्या प्रिंट करना है, प्रिंट एफ सब्ट्रैक्शन इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी कोमा ए माइनस बी। इसी तरह से ब्रेक दोबारा लगा के इसको एंड करेंगे। फिर केस 3, अगर वो 3 एंटर करता है तो फिर क्या मैसेज शो करो, प्रिंट एफ मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी कोमा ए इंटू बी। अच्छा, अब केस 4 में ध्यान से समझना है आपने, केस 4 में हम क्या करने लगे हैं। देखें, केस 4 में हमने कंडीशन भी लगानी है। क्या कंडीशन लगानी है कि जो लार्जर नंबर है वो स्मॉलर से डिवाइड होना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो केस 4 लगाते हैं, प्रिंट एफ, और यहाँ पे लिखते हैं कि सॉरी, केस के अंदर पहले हम लगा देंगे इफ अगर ए ग्रेटर है बी से, अगर ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है तो फिर ए को डिवाइड करना है बी से, तो फिर हम कहेंगे कि डिवीजन इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी कोमा ए डिवाइडेड बाय बी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, एल्स इफ ए लेस देन बी, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर डिवाइड करना है बी को ए से, ठीक है। तो फिर प्रिंट एफ डिवीजन इज इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। उसके बाद इसको हम ब्रेक लगा के एंड कर देते हैं, और डिफ़ॉल्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बताया था डिफ़ॉल्ट ज़रूरी नहीं होता। और अगर इस सारे केसेस में कोई भी वैल्यू ट्रू नहीं होती, और उसने हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि अगर केस 1 भी नहीं है, मतलब उसने वैल्यू 1 भी प्रेस नहीं की, 2, 3, 4 भी नहीं किया, तो फिर उसने कहा था कि आप मैसेज शो कर दो रॉन्ग चॉइस। चूँकि ऐसा करने पे हमने रॉन्ग चॉइस का मैसेज शो करना है, तो फिर हमें डिफ़ॉल्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट लगा देते हैं डिफ़ॉल्ट, लेकिन डिफ़ॉल्ट लगाना ज़रूरी नहीं होता। डिफ़ॉल्ट में मैसेज शो कर देते हैं प्रिंट एफ में रॉन्ग चॉइस, ठीक है। और यहाँ पे गेट ch लगा के इसको ख़त्म कर देते हैं। कंट्रोल F9 करते हैं जी। क्या एरर है, एरर है जी यहाँ कोमा नहीं लगाया हमने, ठीक है। इस तरह से एरर आप साथ साथ देख देख के रिमूव कर सकते हैं। कंट्रोल F9, अब कोई एरर नहीं है। एंटर 2 नंबर्स, वो पुरानी आउटपुट भी नज़र आ रही है, ठीक है, जो हमने एंटर की थी 200 और F से वो उसका ग्रेड नज़र आया था। खैर, हम 2 नंबर एंटर करते हैं 2 और 3, ठीक है। और उसके बाद 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 4 फॉर डिवीजन। तो मैं कहता हूँ 1, जब मैंने 1 प्रेस किया तो देखिए इनका सम होना चाहिए, तो सम इज इक्वल्स टू 5। क्लियर स्क्रीन लगाता हूँ और दोबारा इसको रन करता हूँ ताकि मज़ीद ये क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट आपका इस प्रोग्राम का, ठीक है जी। कंट्रोल F9, एंटर 2 नंबर्स, और मैंने एक नंबर एंटर किया 21 और दूसरा नंबर एंटर किया 20। अब देखें 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड 4 फॉर डिवीजन। तो मैं 2 का बटन प्रेस करता हूँ, 2 इसका मतलब है सब्ट्रैक्शन होनी चाहिए, 21 माइनस 20 होना चाहिए। तो देखें सब्ट्रैक्शन इज इक्वल्स टू 1 आ गया। इसी तरह से कंट्रोल F9 करता हूँ और एक नंबर में देता हूँ 2, एक नंबर में देता हूँ 1, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं 3 का बटन प्रेस करता हूँ। देखें मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि 2 इंटू 1 हमेशा 1 होता है। फिर मैं दोबारा रन करता हूँ और डिवीजन के लिए करते हैं जी 3, और मैंने 4 दिया। अब 3 को 4 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बड़ा नंबर है उसको छोटे से डिवाइड करना है। तो फिर वो जो केस 4 के अंदर जाके आगे कंडीशन टेस्ट करेगा और दूसरी कंडीशन को ट्रू कर देगा, क्योंकि ए लेस है बी से, ठीक है। तो देखें 4 करता हूँ मैं 4, और ये देखें डिवीजन इज इक्वल्स टू बी ओवर ए। अब ये डिवीजन इज इक्वल्स टू बी ओवर ए क्यों आया है, ये कोई गलती की होगी यहाँ पे। डिवीजन, ये देखें यहाँ पे डबल कोट्स जो हैं वो यहाँ पे नहीं लगाए हमने, वो आगे लगा दिए, ठीक है। ओके, तो इस तरह प्रोग्रामिंग में छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, उनको साथ से रिमूव कर लिया जाता है। तो दे देते हैं 3 और 4, और 4 से इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवीजन इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी भी नहीं लगाया। एंटर 2 नंबर्स, और एक नंबर 3, एक नंबर 4, और 4 का बटन प्रेस किया तो देखें डिवीजन इक्वल्स टू 1। क्यों डिवीजन इक्वल्स टू 1 आई, क्योंकि डिवाइड हुआ है 4 3 से, जब 4 3 से डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली 1 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा।
तो चूंकि हमने परसेंटेज डी लगाया हुआ है इस वजह से ये उसने पॉइंट से पहले वाला नंबर दिखाया। बहरहाल इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं, 4 और 2, 4 को 2 से डिवाइड करते हैं और डिवीजन के लिए 4 प्रेस किया तो देखें डिवीजन इज इक्वल्स टू 2। इस तरीके से हम ये प्रोग्राम कर सकते हैं। और एक बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11 ये नॉन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में नहीं आते, लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, मैंने हर चीज़ आपको करवा दिया, प्रैक्टिकली दिखा दिया है। जैसे जैसे साथ साथ एरर्स भी आते गए वो भी हम रिमूव करते गए। तो इस तरह से प्रोग्रामिंग की जाती है। इंशाल्लाह आपको अच्छी समझ आई होगी। और इसके अलावा आपने ये याद रखना है कि जो प्रोग्राम मैंने आपको पहले करवाए हैं इससे ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10, ये तीनों क्वेश्चंस बोर्ड के हवाले से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको अच्छी समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।